Chapter number 6. Name of the chapter is triangles. देखो इस चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है, लेकिन बेसिकली हम इसके अंदर सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट ईयर हमारे पास जो टॉपिक हुआ करता था, वो जो टॉपिक हमारे पास होता था वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हुआ करता था। अब जिस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं वो हमारे पास है सिमिलर ट्राइंगल्स। इसमें आप सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हेडिंग लिख लें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसके अंदर लिखिए, बोल रहा हूं मैं, नोट डाउन प्लीज। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स are said to be congruent only when they have same shape and size. Same shape and size. अगली हेडिंग डालेंगे सिमिलर फिगर्स। कल ये नोट्स मैंने ग्रुप पर भी डाल दिए थे, हो सकता है आप में से कुछ ने नोट कर लिया हो। इसमें एक पॉइंट और लिख लें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर अलाइक इन एवरी रेस्पेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दो ज्योमेट्रिक फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट सिर्फ तब होती हैं जब उनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तब हम उसको कहते हैं कि वो फिगर्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पास सिमिलर फिगर्स क्या हैं। हेडिंग डाल लेंगे अगली आप सिमिलर फिगर्स। इसमें लिखेंगे आप सिमिलर फिगर्स में टू ज्योमेट्रिक फिगर्स या सिंपली ज्योमेट्रिक फिगर्स which have the same shape, geometric figures which have the same shape but different sizes are known as similar figures. Are known as similar figures. Full stop. इसमें लिख लेंगे टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स are always similar. Two congruent figures are always similar, but two similar figures need not be congruent. वो congruent हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिमिलर फिगर्स के लिए मैं आपको पहचान बता दूं। जैसे सपोज करो कि भाई एक ताजमहल की फोटो खींची गई, उसी फोटो को चार्ट पेपर पे निकाल दिया, उसी फोटो को A4 साइज की शीट पे निकाल दिया, उसी फोटो को पोस्ट कार्ड साइज की फोटो पे भी निकाल दिया, उसी को और छोटा करके निकाल दिया, तो वो फोटो तो एक ही है ना, सिर्फ उसकी रेशियो चेंज होती चली जा रही है।
तो ऐसी फिगर्स को जिसके अंदर शेप सेम रहे, साइज वेरी करता रहे, उसको हम सिमिलर फिगर्स का नाम देते हैं। जैसे आपकी एक कोई भी एक फोटो पहले बड़ी निकाल दी फिर छोटी निकाल दी, ठीक है जी, वो हमेशा सिमिलर होंगी। जैसे सर्कल ले लो, आप कितने भी सर्कल ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कितने भी रेडियस का ले लो, एक छोटा एक बड़ा एक उससे बड़ा एक सबसे छोटा, किसी भी तरह से ले लो, दो सर्कल्स हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं। ऐसे ही दो स्क्वायर्स हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं। ऐसे ही दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड कितनी भी हो, एक की 2, एक की 3, एक की 4, एक की 5, ठीक है जी, इक्विलेटरल की सारी साइडें बराबर होती है ना। तो मान लो मैं साइड 2 कह रहा हूँ, इसका मतलब सारी 2-2 सेंटीमीटर की ले ली, और एक की ले ली सारी 5-5 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब ऐसी फिगर्स आपस में हमेशा सिमिलर होती हैं। दो लाइन सेगमेंट आप ले लो, छोटा लाइन सेगमेंट बड़ा लाइन सेगमेंट, ठीक है जी, लाइन सेगमेंट भी हमेशा आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो लिख लें अपने पास फॉर एग्जाम्पल डालकर, फॉर एग्जाम्पल उसमें लिख लें पहला पॉइंट, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, एनी टू सर्कल्स, एनी दो सर्कल बना दीजिए इसमें, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है जी, एक बड़ा और एक छोटा। साइज वेरी कर रहा है मगर शेप सेम है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों फिगर्स कैसी हैं, सिमिलर हैं। सेकेंड पॉइंट लिखें, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। दो स्क्वायर बना दीजिए, एक छोटा और एक बड़ा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए एग्जांपल में तीसरा, एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल बना दीजिए इक्विलेटरल, एक छोटा एक बड़ा। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। दो लाइन सेगमेंट बना दीजिए, एक छोटी और एक बड़ी। उसके बाद अगली हेडिंग डाल लें, सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन। क्या होता है भाई पॉलीगन? कोई भी एक क्लोज फिगर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिमिलर पॉलीगन, लिखे हैं इसमें, टू पॉलीगन्स, टू TWO टू polygons having the same number of sides, having the same number of sides are said to be similar, are said to be similar if, पहला पॉइंट लिखेंगे अगली लाइन में, their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, their corresponding sides, their corresponding sides are proportional, are proportional, PROPORTATIONAL, ठीक है जी, प्रोपोर्शनल लिख दिया जी, प्रोपोर्शनल, TA नहीं आना, TIONAL, प्रोपोर्शनल ब्रैकेट में लिखते हैं इन द सेम रेशियो,
प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इन द सेम रेशो, उसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है सर, फुल स्टॉप। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पॉलीगन के रूप में दो ट्राइंगल आ गए, तो ट्राइंगल पे भी यही कंडीशन लगेगी, अभी लिखवाऊंगा कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है या कह लो साइडों की रेशियो आपस में इक्वल है, तो उस केस में वो दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसके बाद इसी पैराग्राफ चेंज करके इसी हेडिंग के अंदर, द कांस्टेंट रेशियो between the corresponding sides, the constant ratio between the corresponding sides of two similar figures is known as the scale factor, scale factor or representative fraction or representative fraction, full stop। ठीक है जी, अगली हेडिंग डाल लेंगे इसके बाद आप इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। जी हाँ सर, अपने नाम से क्लियर है वैसे तो, लिखें इसमें टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर, टू ट्राइंगल्स are said to be equiangular if their corresponding angles are equal. If their corresponding angles are equal. जैसे कि एक एग्जांपल समझ लो भाई, ये पहला ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, इसके अंदर एक एंगल मान लीजिए 30 है, एक 70 है और एक 80 है। ऐसे ही यहाँ पर ये 30 है, ये 70 है और ये 80 है। तो आप ये देखो कि इसके तीनों एंगल, इसके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के आपस में क्या है, इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। ये निशान होता है सिमिलर का। इसको पढ़ते कैसे हैं, इज सिमिलर टू। कैसे पढ़ते हैं इसको, इज सिमिलर टू। जो आप कॉन्ग्रेंट के साइन में ऊपर चिड़िया नहीं बनाते थे क्या, बस वो चिड़िया चिड़िया रह गई। अब इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं क्या, सिमिलर टू। क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लें सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सिमिलर ट्राइंगल्स। जैसे दो पॉलीगन सिमिलर हुआ करते थे, ऐसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। लिख लीजिए इसके अंदर, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू TWO2, two triangles are said to be similar to each other. Two triangles are said to be similar to each other only when
फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, their corresponding angles are equal. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, their corresponding sides are proportional. Their corresponding sides are proportional. ब्रैकेट में लिख देंगे इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल का मतलब इन द सेम रेशियो होता है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर निकालिए जरा 6.1, टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 6.1। हाँ जी, क्या दिया पहले पार्ट में? क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, ऑल सर्कल्स आर डैश, बताओ। सिमिलर। उसके बाद बात करें, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, ये भी सर सिमिलर। इसके बाद आगे दिया ऑल डैश ट्राइंगल्स, किस टाइप के ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल। समझ आ गई बात? नोट से मिल गया सब कुछ। आगे कह रहा है टू polygons with same number of sides are said to be similar when their corresponding angles are dash and corresponding sides are dash. Corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, एंगल इक्वल होते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, आंसर लिख लेना इन सब के अपने आप। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है गिव एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ नंबर 1 सिमिलर फिगर्स और नंबर 2 नॉन सिमिलर फिगर्स। 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको सिमिलर फिगर्स के। तो सिमिलर फिगर में पहला एग्जाम्पल लिख दोगे, एनी 2 सर्कल्स आर सिमिलर, एनी 2 स्क्वायर्स आर सिमिलर, any 2 equilateral triangles are similar, any 2 line segments are similar. You are having 4 examples and you all have to give only 2 examples out of that 4. I think it is very simple. लिख सकते हैं दोनों example? Yes sir. Now we yes, sir. move for the next one, second part. We have to give example of 2 non-similar figures. So for that we have to change the shape, because there is one thing which is common for similar figures and that is shape. If we change the shape, means first of all we will take a circle and a square. एक सर्कल ले ले हम और एक स्क्वायर ले ले, तो वो 2 फिगर कभी भी आपस में सिमिलर नहीं हो सकती हैं। तो आप नॉन सिमिलर फिगर में पहला एग्जांपल दे देंगे अ सर्कल एंड अ स्क्वायर, दूसरा एग्जांपल दे देंगे अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल। एक स्क्वायर ले लिया और एक ट्राइंगल ले लिया, किसी भी कीमत पे कभी भी वो सिमिलर नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सभी को? यस सर। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसने कहा ये 2 फिगर्स दे रखी हैं, आपको चेक करना है वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। आपने इनकी साइडों की रेशियो देखी, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। साइडों की रेशियो तो सेम है, मीन साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि दीज 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर। आप लिख देंगे द गिवन 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। 2 गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर because their corresponding angles are not equal. क्लियर हो गई बात? यह आपके पास खत्म हो गया। ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का काम। इसके बाद आप कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए अगली,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी बुक में पेज नंबर 123 पर नीचे की तरफ लिखा है नाम, बिल्कुल सबसे आखिरी लाइन में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में बीपीटीबी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बीपीटी। आप पूरा नाम लिखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका एक और नाम भी होता है, थेल्स थ्योरम। थेल्स एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने इस थ्योरम को हमें दिया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में कह दिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, मींस यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट ऑल्सो, बट यू आर हैविंग स्टिल एमसीक्यू एग्जाम दिस टाइम, तो इसलिए स्टेटमेंट की कोई ऐसी नीड नहीं है। वैसे तो थ्योरम के प्रूफ की भी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक जरूर बताऊंगा आपको, नहीं तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको प्रूफ पता होना जरूरी है। इसका स्टेटमेंट नोट कर लीजिए आप अपनी बुक से। आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखा है पेज नंबर 124 पर। स्टेटमेंट लिख लीजिए। कोई भी जब लाइन ड्रॉ करी जाती है किसी भी एक लाइन के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल, और वो बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो बाकी की दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। ये लिखा है इसमें पेज 124 पर, टॉप पे लिखा है आपके पास, if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. Got it? पिछले साल तक ये स्टेटमेंट लर्न करना होता था, इस बार क्योंकि एमसीक्यू है तो लर्न ना भी करें, लेकिन स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए आपको। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए बुक से, उसके बाद ये फिगर बना लीजिए। पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ट्राइंगल का नाम है एबीसी, उसमें एक लाइन है हमारे पास डीई विच इज पैरेलल टू बीसी। तो गिवन हमें ये दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल बीसी। प्रूव ये करना है हमें कि इस लाइन डी ने बाकी दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसका क्या मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है कि इसने एडी अपॉन डीबी को, यानी कि साइड एबी को दो हिस्सों में डिवाइड करा जिसकी रेशियो इन दोनों की रेशियो के इक्वल है, मींस एई अपॉन ईसी। इसके अंदर आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होती है। क्या है वो कंस्ट्रक्शन? जॉइन बीई एंड सीडी। हाँ बेटा, जॉइन बीई एंड सीडी, फुल स्टॉप। एक तो हम इन दोनों साइडों को ज्वाइन कर देंगे, बी और सी डी को। दूसरा, ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम देंगे ईएफ, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम देंगे डीजी। ड्रॉ ईएफ परपेंडिकुलर ए बी एंड डीजी परपेंडिकुलर ए सी। ठीक भाई, दो परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, एक ईएफ और एक डीजी। दिख रहा है सभी को? इसका प्रूफ समझ लीजिए, बहुत आसान सा प्रूफ है। प्रूफ कराने से पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, बोर्ड पे देख लो। अगर एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड डाला जाता है तो वो बिल्कुल बेस पे ही गिरता है जाकर, ये बेस कहलाता है और ये हाइट, ये आप सबको पता है। लेकिन अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाए हमारे पास, तो उसके अंदर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें उसके वर्टेक्स से, तो वो उसके प्रोड्यूस होने वाली साइड पर गिरता है जाकर, लेकिन उसमें सिर्फ ये
पूरा बेस काउंट नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इतना बेस काउंट होता है और ये हाइट काउंट होती है। बेस वही है जो ट्राइंगल का है, एक्स्ट्रा वाला नहीं काउंट होता बिल्कुल भी। तो क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए, मैं निकाल रहा हूं एरिया एडीई का, जिसके लिए मैं ऑल्टीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं ईएफ। आप 1 मिनट के लिए डीजी को भूल जाओ, ईएफ ऑल्टीट्यूड। तो बेस रहेगा एडी, हाइट रहेगी ईएफ। फॉर्मूला ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है क्या? एक और ट्राइंगल हमारे पास है जिसके अंदर मैं ईएफ को ऑल्टीट्यूड के रूप में कंसीडर कर सकता हूं, जिसका नाम है बीडीई। तो एरिया बीडीई निकाला हाफ इंटू डीबी इंटू ईएफ, इन दोनों को डिवाइड कर दिया बेटा जी। ऐसा करने से आपको मिल गया एरिया एडीई अपॉन एरिया बीडीई इक्वल्स टू हाफ से हाफ कट गया, ईएफ से ईएफ, क्या बच गया भाई? एडी अपॉन डीबी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हमने पहला ऑल्टीट्यूड कंसीडर करा ईएफ, और उससे जो दो ट्राइंगल आ रहे थे उनका एरिया निकाल के डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अब हमने क्या करा, डीजी ऑल्टीट्यूड ले लिया। कौन सा ऑल्टीट्यूड ले लिया हमने? डीजी। और उससे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल एडीई, उसका एरिया हाफ इंटू एई इंटू डीजी, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला जिसे शेड कर रहा हूं मैं, ये वाला एरिया ट्राइंगल सीडी हाफ इंटू ईसी इंटू डीजी, इन्हें भी डिवाइड कर दिया हमने। तो आपको मिल गया एरिया एडीई अपॉन एरिया सीडीई इज इक्वल टू हाफ से हाफ कट गया भाई, डीजी से डीजी आ गया क्या, एई अपॉन ईसी। अब एक छोटी सी बात सुन लो और समझ लो, आपको इन दोनों रेशियो को इक्वल लाना था। तो भाई ये दोनों रेशियो तब इक्वल आएंगी जब ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगी लेफ्ट वाली। पक्की बात है? जरा दोनों की न्यूमरेटर चेक करना, जो लेफ्ट साइड हमारे पास है मौजूद फ्रैक्शन, उनके न्यूमरेटर चेक करना कितने हैं। जी हाँ, न्यूमरेटर कैसे हैं दोनों के, चेक कर लो। पहले वाले फ्रैक्शन में भी एडीई लिखा है ऊपर, दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी एडीई लिखा है ऊपर। तो इसका मतलब दोनों का न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ कमी किसकी रह गई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों ट्राइंगल्स पे नजर डालिए, आपको दिखाई देगा कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस पर बने हुए हैं क्या, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। लास्ट ईयर एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 9th में, जो कि आपके कोर्स में से कटवा दिया गया था, जिसके अंदर ये पढ़ाया जाता था कि दो ट्राइंगल्स यदि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। चैप्टर नंबर 9 था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। तो वो वाला पार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल है बीडीई और सीडीई, ये दोनों सेम बेस पर हैं डीई पर, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए इनका एरिया कैसा होगा, हाँ जी एरिया कैसा होगा, बोलो। सेम। इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं सिंस ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल सीडी आर ऑन सेम बेस डीई and between same parallel lines DE and BC. So area BDE इक्वल हो जाएगा एरिया CDE के, इसे हम कहेंगे थर्ड इक्वेशन। और फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों की हेल्प से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड
हम कह देंगे कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो आपने देखा कि भाई एक लाइन जो कि एक साइड के पैरेलल थी, उसने बाकी दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो जब भी कभी लाइन पैरेलल आएगी, ध्यान से सुन लो, जब भी कभी लाइन पैरेलल आएगी तो आप बीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। इसकी हेल्प से आपको आज क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना है, एक्सरसाइज 6.2 का। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे है, वो कल बताऊंगा, सुबह के बैच में बता चुका हूं। कौन है? इतना वर्क कंप्लीट करेंगे और चैप्टर 1 रिपीट करेंगे एनसीईआरटी से, 1.234। ये होमवर्क है आपका फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके बाद एमसीक्यू देंगे।